नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया ठाकुर और लेकर आई हूं आपका फेवरेट शो आवाज एंटरप्रेन्योर। यहां बात करते हैं उन ब्रांड्स की जो भारत में इनोवेशन और क्वालिटी के नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, साथ ही स्टार्टअप इकोसिस्टम के नए ट्रेंड्स, इंस्पायरिंग स्टार्टअप स्टोरीज और स्टार्टअप वर्ल्ड के बड़े मुद्दों पर भी होगी चर्चा। भारत तेजी से डिजिटल इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर आज देश के डिजिटल भविष्य की नींव बन चुके हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल हमेशा से रहा है, क्या भारत अपने डेटा और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहेगा या फिर एक स्वदेशी विकल्प भी तैयार होगा? इसी सोच के साथ शुरू हुई एक भारतीय कंपनी उठो क्लाउड, जो खुद को देश के शुरुआती होम ग्रोन सॉवरेन क्लाउड प्लेटफॉर्म में से एक बताती है। कंपनी का दावा है कि उसके क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर आज भारत की 70 से 80% क्लाउड टेलीफोनी सेवाएं संचालित होती हैं। उठो क्लाउड न सिर्फ डेटा को भारत की सीमाओं के भीतर सुरक्षित रखने पर जोर देता है, बल्कि AWS, अजोर जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स की तुलना में लागत कम करने का भी दावा करता है, कॉस्ट कम करने का भी दावा करता है। एक छोटे वेब होस्टिंग बिजनेस से शुरुआत कर भारत के क्लाउड इकोसिस्टम में अपनी पहचान बनाने तक का ये सफर काफी दिलचस्प रहा है। इसी जर्नी भारत के डिजिटल भविष्य, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉवरेन क्लाउड की संभावनाओं पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं उठो क्लाउड के फाउंडर और CEO मनोज धांडा। हाय मनोज, वेलकम ऑन द शो। हाय, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। आपने बहुत अच्छे से बताया कि क्या देश का डेटा अब देश में ही रहेगा या अभी भी बाहर जाता रहेगा। बिल्कुल, सवाल बहुत अहम है ये, बहुत ही सवाल अहम है ये मनोज। तो सबसे पहले शुरुआत इसी से करते हैं कि उठो क्लाउड है क्या और ये कैसे काम करती है? उठो क्लाउड बनाया गया है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि अगर आप देखेंगे, अब आने वाले टाइम में हर चीज डिजिटल होगी, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल इकोनॉमी होगा पूरा। तो पूरा का पूरा जितने भी बिजनेसेस थे जो ऑफलाइन चल रहे थे वो सब ऑनलाइन चले गए हैं। अब एआई का टाइम आ गया है। बिजनेसेस अपने एआई मॉडल्स बना रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं एंड एजेंटिक एआई के थ्रू अपने वर्क फ्लोज बना रहे हैं। तो आपने देखा होगा पिछले 2 या 3 सालों में बहुत ग्रेजुअली ग्रोन हुआ है। तो जो इकोनॉमी हमारे यहाँ सिर्फ 20 से 30 बिलियन डॉलर की होती थी, अब प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि अगले 3 से 4 साल में 200 बिलियन डॉलर से ऊपर की इंडस्ट्री हो जाएगी। तो जब इतना कुछ होता है और सारा कुछ डिजिटली होता है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये देखें कि हमारा डेटा होस्टेड कहाँ है, कौन उसको कंट्रोल कर रहा है। क्या जो बिजनेसेस हैं वो सालों तक अपने मॉडल्स को ट्रेन करेंगे एंड कोई विदेशी कंपनी रातों रात उनके डेटा को बंद कर देगी, एक्सेस को बंद कर देगी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डिजिटल इकोनॉमी के लिए। जैसे मैं कहता हूँ, पहले जो वॉर्स होते हैं थे वो लैंड्स पे होते थे, बॉर्डर्स पे होते थे। अब जो वॉर्स होते हैं वो डिजिटली होते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो डेटा है वो इंडिया में रहे, इंडियन डेटा सेंटर्स में रहे एंड पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सॉवरेन हो। तो हम लोगों ने सॉवरेन क्लाउड बनाया है ताकि पूरा कंट्रोल हमारे इंडिया के अंदर हो। हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशंस, पूरा जो टेक स्टैक है, जो डेटा सेंटर्स है, सब इंडिया के अंदर है और एम्पावर करते हैं उन बिज़नेसेस को, उन फाउंडर्स को, उन स्टार्टअप्स को जो कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, जो डिजिटल इकोनॉमी में एंट्री लेना चाहते हैं। राइट, और वेरी राइटली सेड मनोज कि अब तो वॉर डेटा का हो चला है। और मैं देख रही थी, आपके बारे में पढ़ रही थी, आपने शुरुआत की वेब होस्टिंग बिजनेस के साथ, राइट मनोज? उसके बाद सवाल ये कि वो कौन सा निर्णायक मोड़ था जिसने आपको ये महसूस कराया कि नहीं, अब भारत के पास भी एक सॉवरेन क्लाउड प्लेटफॉर्म होना चाहिए? 2016 के आसपास की बात है। किसी ने हमसे बोला कि हमें क्लाउड सर्वर्स चाहिए। हम एक छोटी सी कंपनी चलाते थे, होस्टिंग कंपनी थी, डोमेन रजिस्ट्रेशंस करते थे, वेबसाइटें होस्ट होती थी। तो हम लोगों ने इवेंट करना स्टार्ट किया। लोगों ने हमसे बोला कि हमें वर्चुअल सर्वर्स चाहिए, हमें क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। देन हमने देखा कि हम क्या कर सकते हैं। और जब वो देख रहे थे कि क्या कर सकते हैं, तो हमारे सामने विदेशी कंपनियों के ही ऑप्शंस थे कि हम किसी विदेशी कंपनी से कुछ भी लेके एंड उसको आगे रीसेल करेंगे, जो कि पूरी इंडस्ट्री कर रही थी इस देश में। बट
क्योंकि मैं टेक बैकग्राउंड से हूँ, मुझे टेक्नोलॉजी से काफ़ी प्यार था, तो मुझे ये लगा कि कहीं न कहीं शायद वो टेक बैकग्राउंड छूट जाएगा। मैं जस्ट एक ट्रेडिंग बिज़नेस कर रहा होगा। जैसे अगर आप देखेंगे आज के टाइम में 80% ऑफ द टेक्नोलॉजी कंपनीज़ आउटसाइड इंडिया से आ रही है। तो हमने कहा नहीं चेंज करेंगे, तो उसके बाद 2 साल लगाया एंड देन 2018 में फिर उसको लॉन्च किया। फिर देन मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ को ट्रांसफ़ॉर्म करना शुरू किया। जैसे कि एक इंडस्ट्री है क्लाउड टेलीफ़ोनी। हाँ। इंटरेस्टिंग मनोज। अच्छा मनोज, क्योंकि हम कुछ सोचते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो जाता है। उसको सोचने से एग्जीक्यूट करने में टाइम लगता है। आपने अभी मेंशन हुँ। किया जब ग्लोबल जायंट ऑलरेडी इस स्पेस में प्रेजेंट है, AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल के क्लाउड्स, तो ये आत्मविश्वास कहाँ से मिला आपको कि नहीं इस स्पेस में भारत की कंपनी कुछ कर सकती है? एक एक जिद आई कहीं से और वो जिद क्या आई जब हम लोगों ने ये डिसाइड किया ना कि हम लोग बनाएँगे, तो बहुत सारे लोग हँसने लगे हमारे ऊपर। बहुत सारे लोग आते थे उन्हीं ब्रांड से एंड बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस भी करने की कोशिश करते थे, कि नहीं यार इंडिया का प्रोडक्ट नहीं होता अच्छा, हमेशा बाहर की चीज़ें अच्छी होती है। तो कई बार होता है ना कि आपके दिमाग में कुछ क्लिक करता है कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं लोग? क्यों ना अपोज़िट चला जाए? क्यों ना उस सोच को बदला जाए? तो उस टाइम आई थिंक वो जिद बन गई कि नहीं अब करके दिखाना है। अभी इस ऑर्गनाइज़ेशन का जो नाम रखा गया बाद में, उसको रिब्रांड किया गया उठो के नाम से। क्योंकि हमेशा से हम इंसान एक कंफर्ट ज़ोन में बैठे होते हैं। राइट। इनफैक्ट मनोज, मैं इसी पे आ रही थी कि ये उठो नाम अपने आप में यूनिक है। मतलब सिंपल है लेकिन हुँ। सोचने पे मजबूर करता है कि उठो आपने क्यों रखा। जी अपनी बात पूरी कीजिए और ये भी जरूर बताइएगा कि आपने उठो क्यों रखा है इसका नाम। तो मैंने देखा एक पैटर्न डिफरेंट था बाकी लोगों से। वो ये था कि हम लोग कंफर्ट ज़ोन में नहीं रहे। हमने चैलेंज लिया कि नहीं करेंगे ना। अगर हम इंडियन सब कुछ चला सकते हैं, बड़ी से बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन चला सकते हैं, तो यहाँ कर क्यों नहीं सकते? और तभी फिर वो नाम आया कि क्यों ना उस कंफर्ट ज़ोन से उठा जाए। तो मैंने सोचा कि हम लोगों का शायद वही वैल्यू सिस्टम रहा है स्टार्टिंग से, तो क्यों ना वो वैल्यू सिस्टम हमेशा हमारे पार्टनर्स, कस्टमर और पूरी इंडस्ट्री को दिया जाए। तो एक नाम हमारा जो पहले होता था माइक्रो होस्ट क्लाउड होता था, तो वो इंडियन नाम लगता नहीं था। उठो नाम जो है वो टेक्नोलॉजी नाम लगता नहीं है। बट एज़ ए ह्यूमन अगर आप देखेंगे, तो वो हमेशा हम यूज़ करते हैं डे टू डे लैंग्वेज में। कभी भी कोई इंसान हार जाता है तो वो कहता है उसका दोस्त बोलता है, उसके घर वाले बोलते हैं, "उठो यार आगे बढ़ो कुछ कर सकते हो।" तो एक इंस्पिरेशन आया वो देन वी लाइक कि हम इसी को करेंगे, इसी को ब्रांड नेम बनाएँगे। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है इस नाम के पीछे और काफ़ी मोटिवेट किया है आपने CNBC आवाज़ के दर्शकों को। वैसे मनोज, आप ये भी दावा करते हैं कि कंज्यूमर ग्लोबल हाइपर स्केलर्स की कंपैरिजन में आप 60%, 60% लागत कॉस्ट बचा सकते हैं। तो बिना परफॉर्मेंस रिलायबिलिटी से समझौता किए हुए आप कॉस्ट एडवांटेज कैसे देते हैं? सो एक बड़ा चैलेंज है बाकी विदेशी हाइपर स्केलर्स के साथ। वो चैलेंज है कि उन लोगों ने जो कॉस्टिंग दिया है आज के टाइम में, वो ग्लोबल कॉस्ट दिया है। सो बेसिकली हम बैठे इंडिया में हैं, बट इंडियन लोग आज भी जब वहाँ से सर्विसेज़ लेते हैं, तो वो बाहर के विदेशी प्राइस के अकॉर्डिंग करते हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, बड़ा सिंपल एग्ज़ाम्पल है। जैसे अगर आप सेम एक मैकडॉनल्ड्स का बर्गर इंडिया में लेते हो, तो आपसे 2 ढाई हज़ार 2 ढाई $2 में वो यहाँ पे मिल जाएगा अच्छे से अच्छा। सेम चीज़ अगर आप आउटसाइड इंडिया लेते हो, यूएस में जाके लेते हो, यूरोप में लेते हो, वही सेम बर्गर आपको 15 से $20 का मिलता है। सो इट इज़ नॉट अबाउट कि यहाँ के और वहाँ के बर्गर में कोई फ़र्क है। फ़र्क सिर्फ़ ये है कि वो प्राइसेज़ जो है वहाँ की इकोनॉमी के हिसाब से रखा गया, इसलिए वहाँ पे कॉस्टली चीज़ है, यहाँ पे सस्ते में दिया गया। लेकिन क्लाउड में ऐसा नहीं है। क्लाउड में अगर आप देखेंगे जो प्राइसेज़ ग्लोबली रख दिए उन लोगों ने, वो सेम प्राइस वो लोग सबको दे रहे हैं। इंडिया के लिए स्पेशली कोई कम प्राइस किया नहीं है। तो हमने कहा कि ऐसा क्यों? मतलब ये वाली चीज़ क्यों है कि बाकी प्रोडक्ट्स यहाँ पे ठीक रेट में मिलते हैं, क्लाउड सही रेट में क्यों नहीं मिल रहा है? तो हम लोगों ने सेम डेटा सेंटर्स यूज़ किए, जो वो क्लाउड जायंट भी यूज़ करते हैं। सेम डेल एंड एचपी के सर्वर्स यूज़ किए एंड नाउ इंडिया के अंदर भी एएमडी एंड एचपी सर्वर्स बनना शुरू हो गए हैं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट कि वो पूरा मेक इन इंडिया हो रहा है अभी। एंड जो टेक्नोलॉजी है, सिमिलर टेक्नोलॉजी यूज़ की जो वो वाले प्रोवाइडर्स यूज़ करते थे। सो बेसिकली वो सेम रिलायबिलिटी का हमने ध्यान रखा कि अगर डेटा सेंटर्स के अंदर कोई होस्ट है, तो कभी भी एंटरप्राइज़ को ये ना लगे कि मैं कोई छोटे डेटा सेंटर में तो नहीं जा रहा।
तो वो सेम डेटा सेंटर्स हम लोगों ने यूज किए, टायर 3 टायर 4 डेटा सेंटर्स। सेम क्वालिटी के जो हाई परफॉर्मेंस के साथ टेस्टिंग होके R&D होके हार्डवेयर बनता है डेल एंड एचपी से, उनको हमने यूज किया एज ए हार्डवेयर। एंड देन नेटवर्किंग स्टैक इट्स सिमिलर फ्रॉम दीज इंडियन टेलकोज, जिसमें टाटा है, जियो है, आपका वोडाफोन है, एयरटेल है। तो उन सब से हम लोगों ने पीरिंग किया, बैंडविड्थ लिया, जो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी थी, कुबरनेटिस क्लस्टर्स थे, वो सब कुछ हमने प्रोवाइड कराया। तो बात सिर्फ ये थी कि सेम चीज देनी है, इंडिया के कोस्ट के हिसाब से देनी है, ना कि हम लोग भी बाहर का प्राइसिंग लगा के यहाँ पे दे दें। दूसरी जो कंसर्न और चिंता होती है भारत में सिक्योरिटी को लेकर, डेटा हम्म। लोकलाइज और डिजिटल सॉवरेनिटी को लेकर जो चिंताएं हैं भारत में, उस ऐसे माहौल में एक इंडियन ओन्ड क्लाउड इकोसिस्टम का होना कितना इम्पोर्टेंट है और इसको लेकर क्या काम होना चाहिए, आपकी समझ क्या कहती है? प्रोवाइडर्स को क्या देखना है वहां पे, हम जैसे लोग क्या देखते हैं कि हम क्या दिया जाए जहां पे यूजर आके अपनी चीजों को सिक्योर कर पाए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो होस्ट कर रहा है, जो एआई मॉडल चला रहा है, जो एप्लीकेशन चला रहा है, ईआरपी चला रहा है, उसको वो सिक्योर कर पाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, फिजिकल लेयर की सिक्योरिटी हो जाए, डेटा सेंटर्स। तो वहां पे हम ऑलमोस्ट सेम डेटा सेंटर टायर 3 टायर 4, जिसमें 7 लेयर ऑफ सिक्योरिटी होता है। यानी अगर आपको मेन गेट से सर्वर होल तक जाना है तो 7 लेयर्स को पार करना होता है लगभग। उसके बाद आता है डिजिटल, क्योंकि जब डिजिटल है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो कोई भी कहीं से भी अटैक कर सकता है, किसी भी चीज को वर्नेबिलिटी चेक कर सकता है एंड देन उसको वर्नेबल बना सकता है, उसको हैक कर सकता है। तो उसके लिए होता है हमारे पास वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स, हार्डवेयर फायरवॉल्स होता है। एंड देन वी ऑल्सो प्रोवाइड IPsec टनल्स। एंड देन कस्टमर वहां पे क्या करता है, उन चीजों को इम्प्लीमेंट करता है, सिक्योर करता है, अपने इन्वायरमेंट को टेस्ट करता है, ताकि बाहर से कोई भी रिक्वेस्ट ना आ पाए, कोई भी ऐसा अटैक ना आ पाए। तो सिक्योरिटी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। इट्स नॉट अबाउट ऑर्गेनाइजेशन डेटा, बट हमारा अपना पर्सनल डेटा भी सब कुछ क्लाउड पे चला गया है। आप जितने भी विदेशी मॉडल्स देख लीजिए, चाहे वो क्लोड है, चाहे वो चैट जीपीटी है, कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने अपना डेटा वहां पे नहीं डाला होगा। चाहे वो एक फोटो को चेंज करने के लिए डाला हो, अपनी एक स्टोरी लिखने के लिए डाला हो, क्वेश्चनरी बनाने के लिए डाला हो, हर कोई यूज कर रहा है। बट अभी टाइम है अगले आने वाले 3-4 साल में कि इंडिया उसको कंट्रोल करेगा। इस देश के लोग इंडिया के अंदर चीजें लगाएंगे ताकि इससे बाहर ना जाए, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज है। यूएस क्लाउड एक्ट कहता है कि कभी भी यूएस की गवर्नमेंट, कोई भी एजेंसी बड़े प्रोवाइडर से कोई भी डेटा मांग सकती है। अगर वो इंडिया में होगा प्रोवाइडर, तो वो डेटा कभी भी मांग नहीं पाएंगे, आपका कभी भी ट्रैक नहीं कर पाएंगे। ओह, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा मनोज, आपने एक नया एंगल भी समझाया हमें। अच्छा, एक और दावा कर रहे हैं आप कि भारत की लगभग 70 से 80% क्लाउड टेलीफोनी कॉल्स आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट है। तो इस स्पेस में इतनी मजबूत पकड़ आपने कैसे बनाई, इसके पीछे कारण बताएं। जब आप ऐसा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस दे रहे हो, ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि यूजर्स आपको ट्रस्ट करें। वो ट्रस्ट करेंगे या तो आपकी सर्विस यूज करके, या किसी रेफरेंस से ट्रस्ट करेंगे कि ओके, ये वाली इंडस्ट्री है, ये वाले लोग हैं, इस क्लाउड को यूज कर रहे हैं। तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि ट्रस्ट कैसे किया जाए, रिलायबिलिटी कैसे लाई जाए। तो क्लाउड टेलीफोनी इंडस्ट्री सबसे क्रिटिकल इंडस्ट्री होती है। यानी 500 से 1000 लोग एक कॉल सेंटर में बैठे होते हैं, एक कंपनी में बैठे होते हैं, लेट्स से HDFC बैंक या कोई भी बैंक, कोई भी इंस्टीट्यूशन। कोई भी अगर प्रॉब्लम आएगी, नेटवर्क के अंदर आए या फिर सर्वर्स की लेटेंसी में आए, तो इमीडिएटली सारी कॉल्स ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी, आवाज में चैलेंज आएगा। तो हमने कहा हम इस इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये इंडस्ट्री पहले अपने इन हाउस सर्वर्स लगाते थे। हमने उनसे बात की, कोविड के टाइम में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि कैसे इन कंपनीज को हम लोग इन हाउस सर्वर से, इन हाउस सेटअप से लेके हम क्लाउड पे लेके आए। तो जब हम क्लाउड के ऊपर लेके आए, तो इनकी कॉस्ट कम हो गई, कैपेक्स कम हो गया, एंड देन हमें एक मौका मिल गया कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ काम करें जो बहुत क्रिटिकल है। तो अगर 2 सेकंड का भी फ्लक्चुएशन आएगा, तो वो 500 लोगों का काम रुक जाता है वहां पे। और वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप बना लेते हो, देन फिर कोई भी ईआरपी, कोई भी सीआरएम, कोई भी बड़े से बड़े LLMs आप होस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपने प्रूव कर दिया कि यस, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ये हैंडल कर सकता है, तो दुनिया का कोई भी यूज केस हैंडल कर सकता है। सो
चैलेंज था, उसको हम लोगों ने अपॉर्च्युनिटी की तरह एक्सेप्ट किया एंड कहा कि नहीं, हम इस इंडस्ट्री को करेंगे ट्रांसफॉर्म। किसी ने नहीं किया, हम करेंगे, क्योंकि हमारे लिए एक अपॉर्च्युनिटी के रूप में उभर के आया है कि भैया ट्रस्ट हो जाएगा पूरी दुनिया को कि अगर ये कर पाए हैं, तो ये हमारे लिए तो आराम से चलेगा। लेकिन मनोज, आप ग्लोबली कैसे एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं अभी? कौन-कौन से ज्योग्राफीज आपके माइंड पर है? अगर कोई भी ग्लोबल प्रोवाइडर्स को यूज़ कर रहा है, आज वो बहुत ही आराम से पूरे कॉन्फिडेंट के साथ इंडिया में अपना डेटा, अपने वर्कलोड्स को ला सकता है। सेम तरीके से ऑपरेट करेगा जैसे वहाँ करता है। फ़र्क इतना होगा कि कॉस्ट कम हो जाएगी लोगों की। कॉस्ट कम होगी तो आपको ले ऑफ नहीं करने पड़ेंगे। कॉस्ट कम होगी तो आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं थोड़े लंबे चलेंगे। आप इनोवेशन अगर करेंगे, तो कॉस्ट की परवाह किए बिना इनोवेशन कर पाएँगे। और अगर एआई की हम बात करें, मॉडल्स की बात करें, तो यहाँ पे जीपीयूज़ की कॉस्ट इज़ वेरी, वेरी हाई। तो वहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सकते हैं स्टार्टअप्स को, और या कोई भी एंटरप्राइज़ है। बात रही है कि हम इसको स्केल कैसे करेंगे आगे, क्या प्लान्स हैं हमारे? तो हम लोग फिलहाल इंडिया पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस है, इंडियन मार्केट को, क्योंकि इस देश के लिए ये चीज़ बनाई गई थी। तो हमारा फ़ोकस रहेगा कि इस देश में पहले सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया जाए। मेरा ड्रीम है कि अगर कोई इंडियन कस्टमर किसी से भी रेफ़रेंस माँगे कि सर्वर कहाँ से लिया जाए, तो वो बोले कि भारत की ये वाली कंपनी है, यहाँ से जाके सर्वर ले लीजिए। नो मैटर वो उठो होगा एक ब्रांड, या नए-नए जो भी ब्रांड्स आ रहे हैं उनमें से कोई एक होगा। बट सपना है कि लोग इंडियन प्रोवाइडर्स को उस तरीके से देखें, तो वो चेंज करना है हमें। उसके बाद हम ग्लोबली जाएँगे एंड ग्लोबली इम्पैक्ट करेंगे। हुँ। हालाँकि इस प्रश्न में मेरा अगले सवाल का थोड़ा उत्तर छुपा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगी, 2030 तक उठो को कहाँ देख रहे हैं आप? आपका लक्ष्य क्या है? उठो एक सॉवरेन प्रोवाइडर बनेगा या फिर ग्लोबली क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांड बनेगा? उठो सॉवरेन क्लाउड ही बनेगा। जैसे इंडिया के लिए अभी हम इम्पैक्ट डालेंगे, सो हमारा प्लान है कि हम लोग एयर गैप सॉल्यूशन बनाएँगे। तो देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज़ जिसको अपना सॉवरेन क्लाउड बनाना है, तो वो उठो की हेल्प से अपना सॉवरेन क्लाउड बना पाएँगे। तो बहुत सारे टेलीकॉम कंपनीज़ होती है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में। उनको अपना क्लाउड बनाना है अभी, उनको डिजिटल इकोनॉमी के अंदर कुछ नया इनोवेशन करना है। तो वहाँ उठो जाके खुद अपने इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएगा, ये प्लेटफ़ॉर्म पूरा वहाँ पे एयर गैप सॉल्यूशन में दे पाएगा, जिससे वो वाली कंट्री इंडिया की तरह अपना सॉवरेन क्लाउड लॉन्च कर पाएगी। तो उस तरीके से हम लोग विज़न देख रहे हैं। नॉट जस्ट एज़ ए इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, बट कैसे हम लोग इस प्लेटफ़ॉर्म को एज़ ए एयर गैप सॉल्यूशन सॉवरेनिटी की तरह किसी भी कंट्री को दे सकते हैं, ताकि वो लोग भी अपने आप में कॉन्फिडेंट हो, कंट्रोल्ड हो। उनको कभी ऐसा ना हो कि जैसे रसिया के साथ हुआ था कि सैंक्शन लगा, तो एज़्योर ने सारी सर्विसेज़ निकाल दी थी। एक डेडलाइन दे दी कि इस डेट के बाद हम लोग सर्व नहीं कर पाएँगे। और कोई भी एंटरप्राइज़ अगर चल रहा है तो बहुत क्रिटिकल होता है रातों-रात वो माइग्रेशन करना, अ, वो इंश्योर करना कि मेरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, मेरी टीम के लिए चल रहा है या मेरे कस्टमर्स के लिए चल रहा है, वो एज़ इट इज़ चले जो चलता आ रहा है सालों से। सो हमारी कोशिश ये रहेगी कि दुनिया में फिर हर किसी को हम लोग सॉवरेन क्लाउड दे पाएँ, ताकि पूरा कंट्रोल लोग अपने मॉडल्स, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रख पाएँ। हो सकता है। बहुत शुक्रिया मनोज जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इसी के साथ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। चलिए अब जानते हैं फंडिंग की समस्या को मात देते हुए किसने जीता निवेशकों का भरोसा, कौन से फाउंडर्स को मिला नए पार्टनर्स का साथ, और कुछ और बड़े फैसले जो स्टार्टअप को बना सकते हैं कल के बड़े बिजनेस। देखते हैं स्टार्टअप न्यूज इन ब्रीफ। क्विक कॉमर्स स्टार्टअप फर्स्ट क्लब ने सीरीज बी फंडिंग राउंड में करीब 512 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस राउंड को पीक एक्सवी पार्टनर्स और सोफिना ने लीड किया। मौजूदा निवेशकों एक्सेल, आरटीपी ग्लोबल और पैरामार्क वेंचर्स ने भी इस फंडिंग में भाग लिया। कंपनी इस नई फंडिंग का इस्तेमाल नए शहरों में विस्तार, क्वालिटी फोकस्ड ग्रोसरी इकोसिस्टम को मजबूत करने, ब्यूटी और पर्सनल केयर, होम एसेंशियल और पेट केयर जैसी नई कैटेगरी जोड़ने, साथ ही टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए करेगी। फर्स्ट क्लब एक्स फ्लिपकार्ट एग्जीक्यूटिव अयप्पन आर का स्टार्टअप है जो क्वालिटी फोकस्ड ग्रोसरी प्लेटफॉर्म्स ऑपरेट करता है। कंपनी का दावा है कि पहले ही साल में 10 लाख ऑर्डर्स का आंकड़ा पार कर लिया गया। फर्स्ट क्लब एक क्यूरेटेड असॉर्टमेंट मॉडल पर काम करती है जिसमें
उत्पादों की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कंपनी फलों और सब्जियों को प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करने से पहले उनकी जांच करती है। इसके अलावा दूध, आटा, पनीर और दाल जैसे प्रोडक्ट्स की लैब टेस्टिंग भी कराई जाती है। इस नई फंडिंग के साथ फर्स्ट क्लब अब तक कुल $86 मिलियन जुटा चुकी है। फर्स्ट क्लब का फोकस केवल तेज डिलीवरी पर नहीं बल्कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और ग्राहकों के विश्वास पर है। स्पोर्ट्सवेयर और एथलीजर सेगमेंट की वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी एजिलिटास स्पोर्ट्स ने नेक्सस वेंचर पार्टनर्स और रेन मैटर से 225 करोड़ की नई फंडिंग जुटाई है। इस निवेश में नेक्सस वेंचर पार्टनर्स का 200 करोड़ रुपए का फॉलो ऑन निवेश और रेन मैटर का 25 करोड़ का निवेश शामिल है। साल 2023 में एजिलिटास स्पोर्ट्स ने मोचिको शूज का अधिग्रहण किया था। ये कंपनी एडिडास और पूमा जैसे ग्लोबल ब्रांड्स के लिए स्पोर्ट्स शूज का निर्माण करती है और इसी साल भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भी अपना स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल ब्रांड 18 एजिलिटास को ट्रांसफर किया है और कंपनी में 40 करोड़ रुपए का निवेश किया था। कंपनी के मुताबिक नई फंडिंग का इस्तेमाल प्रोडक्ट R&D, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, क्षमता बढ़ाने, रिटेल विस्तार, टेक्नोलॉजी, टैलेंट हायरिंग और ब्रांड बिल्डिंग के लिए किया जाएगा। एजिलिटास स्पोर्ट्स 2023 में अभिषेक गांगुली ने शुरू किया, जो पहले प्यूमा इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। कंपनी स्पोर्ट्स, फुटवेयर, अपैरल और एक्सेसरीज सेगमेंट में काम करती है। एजिलिटास एक ऐसा इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है जिसमें R&D, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल सभी को एक साथ जोड़ा गया है। इससे कंपनी भारत और ग्लोबल बाजारों में तेजी से बढ़ती एथलीजर डिमांड का बेहतर तरीके से फायदा उठा सकेगी। कंपनी अपनी मल्टी ब्रांड रिटेल चेन स्पोर्ट्स यार्ड का भी विस्तार कर रही है। स्पोर्ट्स यार्ड स्टोर्स में नाइकी, एडिडास, न्यू बैलेंस, एसिक्स, पूमा और स्केचर्स जैसे मेजर ब्रांड्स उपलब्ध हैं। इसके अलावा एजिलिटास के पास लोटो ब्रांड के स्पोर्ट्स वेयर के भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के विशेष दीर्घकालिक लाइसेंस अधिकार भी हैं। कंपनी का अनुमान है कि आने वाले समय में ई-कॉमर्स, जिसमें मार्केट प्लेस और उसके अपने डिजिटल चैनल शामिल हैं, उसके कुल रेवेन्यू में 25 से 30% तक योगदान देंगे। लाइफस्टाइल और फैशन एक्सेसरीज ब्रांड ज़ूक प्री सीरीज सी फंडिंग राउंड में 60 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है। इस राउंड को मौजूदा निवेशक आविष्कार कैपिटल और स्टेलारीज वेंचर्स पार्टनर्स लीड करेंगे। वहीं शार्प वेंचर्स और मिहिर गदानी भी इस राउंड में भाग लेंगे। इस राउंड में स्टेलारीज वेंचर पार्टनर्स और आविष्कार कैपिटल 25-25 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे, जबकि शार्प वेंचर्स 10 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। बाकी रकम मौजूदा शेयरधारक मिहिर गदानी इन्वेस्ट करेंगे। इस नई फंडिंग का यूज बिजनेस विस्तार, वर्किंग कैपिटल की जरूरतों और सामान्य कॉर्पोरेट मोटिव्स के लिए किया जाएगा। अनुमान है कि इस फंडिंग के बाद ज़ूक का वैल्यूएशन लगभग 610 करोड़ रुपए होगा और इस फंडिंग राउंड में पहले ज़ूक कई इन्वेस्टमेंट राउंड्स में कुल $14.5 मिलियन जुटा चुकी है। ज़ूक को 2016 में दिशा सिंह और प्रदीप कृष्ण कुमार ने मिलकर शुरू किया था। ये फैशन एक्सेसरीज का D2C लाइफस्टाइल ब्रांड है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में हैंड बैग, टोट बैग, स्लिंग बैग, वॉलेट बैग और लैपटॉप बैग जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं। आज का शो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आपके फीडबैक हमें पोस्ट करें CNBC आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या हमें ईमेल करें ae@nw18.com पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए बिजनेस आइडियाज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए CNBC आवाज।